निर्मल जय की बातें सुनकर अपना मुंह फेर लेता है। तभी जय उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी तरफ खींचता है और दोनों हाथ उसके गले में लगाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। कुछ देर बाद निर्मल उसे धक्का देते हुए कहता है, मैं जानता हूँ जय, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बहुत हो गया, अब तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। जय कहता है, तुम कैसे फैसले की बात कर रहे हो? अगर जिया सुंदर नहीं होती ना तो शायद मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं। मुझे उससे कोई प्यार नहीं है, बस उसकी शक्ल अच्छी है। अगर मेरी शादी जिया से हो भी गई ना तो भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। हम दोनों का प्यार हमेशा बना रहेगा। वो तो सिर्फ मेरे लिए ट्रॉफी वाइफ की तरह है जिसे मैं दुनिया में दिखा सकता हूँ। मेरा दिल का रिश्ता तुमसे जुड़ा है। तुम क्यों इतनी फिक्र करते हो? जिया अगर मेरे घर में आई ना तो वो मेरे घर के एक फर्नीचर की तरह बनी रहेगी। जैसे घर पर पड़ा कीमती फर्नीचर आने जाने वाले लोगों के लिए नुमाइश की चीज होता है। इतना कहते ही जय एक बार और निर्मल को अपनी तरफ खींचता है और उसे किस करने लगता है। हालांकि उस स्वीट शॉप में आने वाले सभी लोग हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए किसी को उन दोनों की इस हरकत से फर्क नहीं पड़ा। अगर ये हरकतें दिल्ली की आम जनता के सामने होती तो शायद जय की हड्डी पसली एक हो जाती। दूसरी तरफ जिया को जय की हरकतें देखकर वो दिन याद आ गया जब वो जय को ब्लाइंड डेट पर मिलने गई थी। उस दिन वो इतने हैंडसम लड़के को अपने सामने बैठे हुए देखकर यही सोच रही थी कि इसे ब्लाइंड डेट पर आने की क्या जरूरत है। आज उसके इस सवाल का जवाब मिल गया था, पर जिया को इस बात पर बार बार गुस्सा आ रहा था कि उसने उसे एक नुमाइश की चीज समझा। तभी जिया अपने दोनों हाथ टेबल पर मारते हुए उठती है और जिया की ऐसी हरकत देखकर अधीर उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाते हुए कहता है, जल्दबाजी में कोई भी कदम उठाने की जरूरत नहीं है जिया, थोड़ा शांत दिमाग से काम लो। जिया गुस्से से अधीर की तरफ देखती है। तभी अधीर सवालिया नजरों से जिया की तरफ देखता है। जिया बिना कुछ जवाब दिए जय की तरफ मुड़ती है। जय और निर्मल एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। तभी जिया वहां जाकर अपने हाथ बांधकर उनके सामने खड़ी हो जाती है। अचानक जय की नजर जिया पर पड़ती है और वो निर्मल को अपने से दूर हटाते हुए हैरानी से जिया की तरफ देखता है। जय को अचानक खुद से दूर होते देख निर्मल भी हैरान हो जाता है और झटके से अपनी बाईं तरफ खड़ी जिया की तरफ देखता है। तभी जिया अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लिए जय से कहती है, मिस्टर जय, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? जय जिया की बात का कोई जवाब नहीं देता है और जिया भी उसके जवाब का इंतजार किए बिना सामने रखी हुई कुर्सी को अपनी तरफ खींचते हुए निर्मल और उसके सामने बैठ जाती है। निर्मल हैरानी से जिया की तरफ देख रहा था। तभी जिया भी निर्मल की आंखों में आंखें डालकर कहती है, मुझे माफ करना अगर मैंने तुम दोनों को डिस्टर्ब किया हो तो। वैसे मुझे आप दोनों की रोमांस से कोई परेशानी नहीं है, पर क्या है ना, आप दोनों की आवाज मेरी टेबल तक पहुंच रही थी, इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं ये नजारा सामने से देखा जाए। आप लोग चाहो तो अपना रोमांस जारी रख सकते हो। इतना कहते ही जिया चुप हो गई और जय जिया को अचानक वहां देखकर बर्फ की तरह जम गया था। जय की ये हालत देखकर निर्मल को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसे क्या हो गया। तभी जय अपनी चुप्पी तोड़ते हुए जिया से कहता है, जिया, तुम तो घर जाने वाली थी ना, फिर यहाँ कैसे आई? जिया कहती है, शायद मेरी किस्मत अच्छी थी। वो क्या है ना, अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद मुझे पता नहीं चलता कि मैं किसी के घर का फर्नीचर बनने वाली हूँ। जिया के मुंह से ये शब्द सुनते ही निर्मल भी समझ गया था कि वो कौन है, लेकिन फिर भी निर्मल जय के मुंह से उसका नाम सुनना चाहता था। पर निर्मल कुछ कह पाता उससे पहले ही जय उसकी बात काटते हुए जिया से कहता है, देखो जिया, तुम जैसा समझ रही हो वैसा नहीं है, दरअसल बात कुछ और है। जिया समझ गई थी कि लॉयर होने के नाते जय अपनी दलील देने की कोशिश करेगा, लेकिन वो रंगे हाथों पकड़ा गया था। जिया को इस बात से कोई नाराजगी नहीं थी कि जय गे है,
लेकिन जिस तरह जय जिया के बारे में बात कर रहा था, उसे जिया और देर तक नहीं झेल सकती थी। तभी मौका पाकर निर्मल जय से कहता है, जय, क्या ये वही लड़की है? इससे पहले कि जय निर्मल की बात का जवाब दे पाता, जिया कहती है, हाँ हाँ, मैं ही वो लड़की हूँ जिसके साथ ये लगातार डेट पर जा रहे थे। पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब तुम पब्लिक प्लेस में खुल्लम खुल्ला इतना रोमांस कर सकते हो, तो तुम्हें अपने घर वालों को बताने में क्या परेशानी है? निर्मल सर झुकाकर कहता है, इस बात को तुम नहीं समझ पाओगी जिया। जिया कहती है, मैं तुम्हारी भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहती, और इस सब में तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है। गलती तो इस इंसान की है जिसने इस बात को छुपा कर रखा। तभी एक बार और जय जिया को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है, देखो जिया, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सारी बात साफ साफ बता दूंगा। जिया अपने हाथ बांधकर जय से कहती है, ठीक है जय, मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करती हूँ। बताओ, तुम अपनी सफाई में क्या बोलना चाहते हो? जिया की बात सुनते ही जय के हाथ पैर ठंडे हो गए और वो समझ गया कि उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो अपनी गलती मानते हुए जिया से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं ये बात मानने के लिए तैयार हूँ कि मेरी गलती है, पर जब से मैं तुमसे मिला हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुमसे प्यार हो गया है और हम दोनों की शादी होते ही मैं निर्मल को छोड़ दूंगा। सचमुच मैंने यही सोचा था। जिया जय की बात सुनते ही निर्मल की तरफ देखती है। निर्मल की आंखों में आंसू थे। तभी जिया ने कुछ न कहकर निर्मल को बोलने का मौका दिया। निर्मल जय का कॉलर पकड़ते हुए कहता है, तुम इतने बड़े झूठे निकलोगे, मैंने सोचा भी नहीं था। अभी अभी तुमने क्या कहा था? ये शादी सिर्फ मेरे माँ बाप को दिखाने के लिए है, ताकि वो बार बार उंगली न उठाएं। साथ ही तुमने ये भी कहा था कि ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ की तरह है। तुम सिर्फ इसके साथ 7 फेरे लोगे और उसके बाद इसे टच भी नहीं करोगे और रोज रात तुम मुझसे मिलने आओगे। तुम जैसा झूठा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपनी बात खत्म करते ही निर्मल ने जय के गाल पर जोर का तमाचा मारा। तमाचे की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग जय की तरफ देखने लगे, लेकिन जिया को पब्लिक प्लेस पर तमाशा करना पसंद नहीं था। इसलिए वो निर्मल को शांत करने की कोशिश करते हुए कहती है, देखो निर्मल, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे तुमसे कोई नाराजगी भी नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें इंसानियत के नाते समझा रही हूँ। जो इंसान तुम्हारी इज्जत ना करे, उसको अपनी जिंदगी में इतना हक नहीं देना चाहिए। जिया की बात सुनकर निर्मल अपने आंसू पोंछ लेता है, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जय चुपचाप कोने में बैठा गुस्से से जिया की तरफ देख रहा था। तभी जिया कहती है, देखो जय, अगर तुम मुझे सच बता देते ना, तो शायद मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अब तो हमारे देश में भी ये सब अलाउड है। मुझे लगता है तुम्हें अपने माँ बाप से ना इस बारे में बात करनी चाहिए। जिया की बात सुनते ही जय को गुस्सा आ जाता है और वो जिया से कहता है, तुम समझते क्या हो अपने आप को? यहाँ आकर मुझे निर्मल के साथ देख लोगी तो कोई बहुत बड़ा तीर मार लोगी। पहले ना अपनी फैमिली के बैकग्राउंड को देखो। ऐसे ही तुम्हारा बाप तुम्हें छोड़कर नहीं गया, और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे साथ कोई भी शादी कर लेगा? अगर ऐसा होता ना, तो तुम्हारी वहाँ आलतू फालतू ऐप में ना तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट फिक्स नहीं करती। सारी दुनिया जानती है, अगर किसी ने तुम्हारे साथ शादी की ना, तो उसे तुम्हारे सारे खर्चे उठाने होंगे। भले ही तुम कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, पर अपने पति के लिए ना तुम बोझ ही रहोगी। जय को लग रहा था कि जिया उसकी बात सुनकर गुस्से में आ जाएगी, लेकिन जिया जय की बात खत्म होते ही मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, शायद तुम्हारी इस हरकत के लिए ना मैं तुम्हें माफ भी कर देती, लेकिन ये जो तुम्हारे दिमाग में भरी हुई गंदगी है, जो तुमने अभी अभी बाहर निकाली है ना, इससे साफ जाहिर हो गया कि तुम कैसे इंसान। खैर, अच्छा ही है, मेरे मन में भी कोई शिकवा गिला नहीं रहेगा। तुम भी आजाद हो और मैं भी। और रही बात मेरे किसी और के ऊपर बोझ बनने की ना, तो उसके लिए मुझे तुम्हें क्लियर करने की कोई जरूरत तो नहीं है, पर फिर भी तुम्हें बता देती हूँ कि मेरे बाप के चले जाने के बाद मेरी माँ ने अकेले ही घर संभाला है, और उसके बाद मैंने हम दोनों को कभी किसी की जरूरत महसूस तक नहीं होने दी।
इससे तुम हमारी इंडिपेंडेंसी का अंदाजा लगा सकते हो। उम्मीद करती हूँ कि आगे से खुद की कमियां छुपाने के लिए तुम दूसरों पर लांछन नहीं लगाओगे। अपनी बात खत्म करते ही जिया मुस्कुराते हुए कुर्सी से उठकर जैसे ही आगे कदम बढ़ाती है, तभी जय उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, सॉरी जिया, मुझे माफ कर दो। न जाने गुस्से में मैंने तुम्हें क्या क्या कह दिया, पर सच कहूँ तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे बिल्कुल भी तुम बोझ नहीं लगती हो। प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। क्या तुम मुझे एक और मौका दे नहीं सकती? जिया हंसते हुए अपनी कलाई उसके हाथ से छुड़वाती है और आगे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अधीर ये देखकर खुद को भीड़ में छुपाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि जय उसे जिया के साथ देखे, और जिया भी किसी की परवाह किए बगैर सीधा स्वीट शॉप से बाहर निकल जाती है। कुछ देर बाद अधीर भी स्वीट शॉप से बाहर जाकर भीड़ में जिया को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी अचानक उसकी नजर बस स्टॉप के बगल में लगी स्ट्रीट लाइट पर पड़ती है, जिसके नीचे जिया खड़ी थी और अपने आंसू पोंछ रही थी। अधीर तुरंत जिया के पास जाता है और उससे कहता है, मुझे माफ करना जिया, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था, बल्कि तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था। जिया अपने आंसू पोंछकर अधीर की तरफ देखती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे जय की सच्चाई जानने का दुख हो रहा है? सच कहूँ तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बस यही सोच रही हूँ कि जब मेरी माँ को जय के बारे में पता चलेगा तब उन्हें कितना बड़ा धक्का लगेगा। मेरे लिए तो अभी भी सब कुछ वैसा ही है जैसा कि ये सच जानने से पहले था। बस मुझे अपनी माँ की वजह से बुरा लग रहा है। तभी अधीर हैरानी से जिया की तरफ देखता है और उससे पूछता है, इसका मतलब तुम जय से प्यार नहीं करती हो, बस उसे अपनी माँ की वजह से डेट कर रही थी? क्या जिया अपनी माँ को जय की सच्चाई बताएगी? अधीर का सवाल सुनते ही जिया गुस्से से अधीर की तरफ देखती है। जिया ये सोच रही थी कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है। क्या वो जिया से इस सवाल का जवाब जानते ही अगस्त को फोन करेगा? तभी जिया गुस्से में अधीर से कहती है, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं किस वजह से उस आदमी को डेट कर रही थी? अधीर खुद का बचाव करते हुए दोनों हाथ खड़े करके जिया से कहता है, मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त हूँ। हालांकि मैंने आज तुम्हारे सामने एक आदमी के झूठ से पर्दा हटाया है, पर यकीन मानो ये मैंने किसी वजह को ध्यान में रखकर नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सच्चाई बताना चाहता था, और शायद मैं तुम्हें बोलकर कहता ना तो तुम्हें यकीन नहीं होता। जिया को एहसास होता है कि वो बेवजह ही अधीर पर भड़क रही है, इसीलिए वो अपनी आवाज धीमी करके अधीर से कहती है, ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। बहुत रात हो चुकी है, चलो तुम भी अपने घर जाओ और मैं भी अपने अपार्टमेंट के लिए निकलती हूँ। अधीर कहता है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खबर लेकर आया है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम ठीक तो हो ना? जिया कहती है, मुझे गौर से देखो, क्या मैं तुम्हें कहीं से दुखी दिख रही हूँ? इतना कहते ही जिया हंसने लगती है और अधीर भी उसको हंसते देखकर मुस्कुरा देता है। तभी अधीर जिया से कहता है, क्या तुम वाइन पीना पसंद करोगी? क्योंकि पास में ही ना एक बहुत अच्छा बार है, हम वहाँ जा सकते हैं। जिया कहती है, नहीं, मुझे किसी बार में जाने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत थक गई हूँ और आज पूरे दिन में ना वैसे ही बहुत ज्यादा ड्रामा हो चुका है। मैं अब और कुछ नहीं झेलना चाहती। अधीर जिया से कहता है, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, पर मैं तुम्हें अकेले जाने नहीं दूंगा। जिया कहती है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगे? अधीर कहता है, वैसे भी मैं उसी रास्ते से जाऊंगा, मुझे कोई एक्स्ट्रा ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। जिया अधीर की बात मान जाती है और अधीर जिया को पार्किंग लॉट की तरफ चलने के लिए कहता है। पार्किंग पर पहुंचते ही अधीर अपनी मर्सिडीज निकालता है। भले ही अधीर की मर्सिडीज अगस्त की बेंटले जितनी अट्रैक्टिव नहीं थी, पर फिर भी दिल्ली में बहुत कम अमीर लोगों के पास ही ये गाड़ी थी। तभी अधीर जिया के लिए फ्रंट सीट का दरवाजा खोलता है और जिया गाड़ी में बैठ जाती है। उसके बाद अधीर ड्राइवर सीट में बैठकर गाड़ी चलाना शुरू करता है। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी, उन दोनों के बीच में बातें शुरू हुई। कुछ देर की हंसी मजाक के बाद जिया भी भूल गई कि उसने जय को एक लड़के के साथ देखा था, और अधीर भी इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा था।
जिया के अपार्टमेंट पर पहुंचने में अभी थोड़ी देर थी। तभी जिया कहती है, चलो जो हुआ अच्छा ही हुआ। अधीर कहता है, इसका मतलब तुम खुश हो? जिया कहती है, हाँ बहुत, तुम मेरी खुशी का अंदाजा तक नहीं लगा सकते हो। ये सुनते ही अधीर मुस्कुराता है और जिया भी हंसने लगती है। कुछ देर के बाद दोनों की हंसी रुक जाती है और अधीर गाड़ी में रेडियो का बटन ऑन करता है। तभी एक दुख भरा गाना रेडियो में बज रहा था। गाना सुनते ही अधीर को लगा कि शायद इस वक्त इस तरह का गाना सुनने के लिए जिया तैयार नहीं है, इसलिए वो रेडियो बंद कर देता है। कुछ देर तक जिया और अधीर के बीच में कोई बात नहीं हुई। गाड़ी के कांच बंद थे, इसलिए सड़क पर चल रही बाकी गाड़ियों की धीमी धीमी आवाज ही अंदर आ पा रही थी। जिया अपना सर सीट पर सटाते हुए आसमान की तरफ देखने लगती है और कुछ देर बाद अधीर की तरफ मुड़ते हुए कहती है, अधीर, थैंक यू सो मच। जिया के मुंह से थैंक यू सुनकर अधीर हैरान हो जाता है और फिर जिया से कहता है, किस बात के लिए थैंक यू कह रही हो मुझे? घर छोड़ने के लिए या फिर जय की सच्चाई दिखाने के लिए? जिया कहती है, दोनों के लिए। तभी अधीर कहता है, तुम्हारे टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? जिया कहती है, कुछ नहीं, बस तुम मुझे मेरे अपार्टमेंट के पास छोड़ दो, फिर मैं अपना टूटा हुआ दिल लेकर अपने कमरे में जाकर सो जाऊंगी। अधीर फिर से मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें रोने के लिए एक कंधे की जरूरत तो नहीं? जिया कहती है, तुम कितने भुलक्कड़ हो, कल से बादाम खाया करो। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे रोने के लिए किसी कंधे की जरूरत नहीं होती है। मैंने अपने बेडरूम में 4-4 तकिए रखे हुए हैं। इतने में अधीर की गाड़ी जिया के अपार्टमेंट के पास पहुंचती है और अधीर गाड़ी रोककर ड्राइवर सीट से उतरते हुए जिया के लिए दरवाजा खोलता है। जिया बाहर निकलकर अधीर को फिर से थैंक यू कहती है और अधीर उसे गले लगाकर गुड नाइट बोलते हुए दोबारा ड्राइवर सीट पर बैठ जाता है। जिया सीधे अपने अपार्टमेंट की तरफ चली गई। तभी अधीर अपने फोन के स्क्रीन की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उसे अगस्त को अभी और इसी वक्त जय के बारे में बताना चाहिए। अचानक अधीर को याद आया कि एक हफ्ते से अगस्त ने उसे बहुत परेशान करके रखा है और वो हर रोज ओवर टाइम करवाने के बाद उसे खाना लेने घर भेज देता है। कम से कम इस बात का बदला लेने के लिए अधीर इतनी छोटी बात तो छुपा ही सकता है। यही सोचकर अधीर अपना फोन पीछे की सीट पर फेंक देता है और फिर गाड़ी चलाते हुए आगे निकल जाता है। जिया जैसे ही अपार्टमेंट में पहुंची तो उसने देखा कि आज भी आभा घर नहीं आई थी। पिछले 2-3 दिनों से आभा और जिया के बीच में कोई बातचीत नहीं थी, क्योंकि आभा अक्सर लेट घर आती थी और सुबह जल्दी चली जाती थी। तभी जिया ने एक बार आभा के कमरे का दरवाजा खोल कर देखा, पर वहां पर कोई नहीं था। उसके बाद जिया सीधा अपने कमरे में चली गई। फ्रेश होने के बाद उसने अपने बिस्तर को ठीक किया और 2 तकिए लगाकर उस पर टिक गई। जिया सोने से पहले एक बार अपना वीचैट खोल कर देखती है। तभी उसे एक अननोन आईडी से रिक्वेस्ट आई थी। जिया ने जब आईडी खोलकर देखी तो उस पर लगा हुआ फोटो उसे जाना पहचाना लग रहा था, पर जिया ने ज्यादा गौर नहीं किया और तुरंत अगस्त की प्रोफाइल पर चली गई और फिर मैसेंजर पर जाकर उसको मैसेज टाइप करने के बारे में सोचने लगी। 2 लाइंस लिखने के बाद जिया ने बैक स्पेस दबाकर सब कुछ डिलीट कर दिया और मन ही मन सोचने लगी कि उसे अगस्त से माफी मांगने की क्या जरूरत है, और अगर वो माफी मांगेगी भी तो क्या कहेगी, मुझे माफ कर दो, मैं रीयूनियन पार्टी में नहीं गई थी बल्कि जय से मिलने गई थी और आज मैंने उसे एक लड़के के साथ देखा, अब हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, तो मैं तुम्हारे साथ कल से डेट पर जा सकती हूँ। ये सोचते हुए जिया ने अपने फोन का पावर बटन ऑफ किया और फोन दूसरी तरफ रख दिया, फिर आंखें बंद कर ली। तभी उसे ख्याल आया कि उसे मोहिनी को फोन करके सच्चाई बता देनी चाहिए। तभी जिया ने दोबारा फोन अपने हाथ में ले लिया और अपनी माँ का नंबर डायल किया। मोहिनी उस वक्त सोने की तैयारी कर रही थी। जैसे ही उसका फोन बजा, उसने लंबा हाथ करते हुए टेबल से फोन उठाया
और जिया का नंबर देखकर तुरंत कहने लगी, हेलो जिया, कैसी हो? इतनी रात को फोन कर रही हो, सब कुछ ठीक तो है ना? जिया कहती है, माँ तुम्हें एक बात बतानी थी, बस ये बात सुनकर तुम परेशान मत होना। दरअसल आज मैं जय के साथ डेट पर गई थी और फिर मुझे अचानक अजीब सा महसूस हुआ और मैंने उसे घर जाने के लिए कहा। पर जब मैं बाय बाय कहकर अपने अपार्टमेंट की तरफ आ रही थी तभी मुझे कुछ मीठा खाने का मन किया और मैं रजौरी गार्डन के फेमस स्वीट शॉप पर चली गई। वहां मैंने जय को एक लड़के के साथ देखा और ये बात साफ हो गई कि जय गे है। वो सिर्फ अपने माँ बाप को दिखाने के लिए मुझसे शादी कर रहा था। माँ, ये बात आपको बतानी बहुत जरूरी थी, इसलिए मैंने तुरंत आपको फोन कर दिया। प्लीज रात भर ये बात बार बार सोचकर परेशान मत होना। मोहिनी एक लंबी सांस लेते हुए जिया से कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैंने बहुत दुनिया देखी है। मैं बस इस बात का शुक्र मना रही हूँ कि मैंने तुम्हारी शादी उस लड़के से करवाने में जल्दबाजी नहीं की, नहीं तो पता नहीं क्या होता। जिया, भगवान जो भी करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है। हाँ, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ और तुम भी कुछ मत सोचो। इतना कहकर मोहिनी जिया को गुड नाइट कहते हुए फोन डिस्कनेक्ट कर देती है और जिया भी अपना फोन टेबल पर रखकर आंख बंद करके तकिए पर सर टिका देती है। तभी जिया को एहसास होता है कि अगस्त ने उस वक्त फोन डिस्कनेक्ट करने के बाद एक भी बार जिया से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जिया अपने थॉट्स पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसके फोन पर मैसेज टोन बजती है और वो तुरंत अपना फोन उठाकर देखती है। ये मैसेज आभा का था, पर मैसेज पढ़कर जिया हैरान हो गई क्योंकि आभा ने लिखा था, क्या तुम्हारी उदय से कोई बात हुई? तब जिया सोच रही थी कि अचानक आभा उदय के बारे में क्यों पूछ रही है, जबकि उसे सारी बातें पता है। और आज दिन भर वैसे ही जिया के साथ काफी कुछ हो गया था, इसलिए जिया अपनी जिंदगी का वो पल याद नहीं करना चाहती थी जब उसने सब कुछ खो दिया था। जिया ने आभा की बात का कोई जवाब नहीं दिया और फिर से फोन बिस्तर के दूसरी तरफ रखकर लेट गई। कुछ देर बाद जिया को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई और जिया उठकर दरवाजे के पास गई तो उसने देखा कि आभा बाहर खड़ी थी। तब ये जिया दरवाजा खोलकर आभा को अंदर आने के लिए कहती है। आभा अंदर आते ही बड़बड़ाने लगती है और जिया से कहती है, अचानक तुझे क्या हो गया? तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? जिया ने तुरंत अपने फोन की तरफ देखा। तब आभा के 2 मिस्ड कॉल उसके फोन की स्क्रीन पर नजर आ रहे थे। अपनी बात को जारी रखते हुए वो कहती है, और तूने मेरे मैसेज का भी कोई जवाब नहीं दिया। तभी जिया को आभा के द्वारा भेजे हुए मैसेज की याद आती है और वो आभा से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम मेरी दोस्त हो या फिर। इतना कहते ही आभा जिया को बीच में रोकते हुए अपनी बात शुरू करती है, देख, मैं सिर्फ तुझे ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुछ टाइम पहले उदय से मिली थी। उसने मुझसे तब कहा था कि वो तुमसे बात करना चाहता है और कुछ बात है जो वो क्लियर करना चाह रहा है, पर उस वक्त मैंने उसकी बात तुझ तक नहीं पहुंचाई। लेकिन कल मैं भी यूनियन पार्टी में गई थी, तब मुझे फिर से उदय मिला। उसने मुझसे दोबारा से सेम रिक्वेस्ट की, लेकिन इस बार मुझे उसकी बातों में सच्चाई नजर आ रही थी, इसलिए मैंने तुझे मैसेज किया। उदय कह रहा था कि जैसा जिया सोच रही है मेरे और रोशनी के बीच में वैसा कोई रिश्ता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है जिसे वो तुझसे मिलकर दूर करना चाहता है। बाकी तेरी मर्जी। उदय जिया से कौन। जिया अब भी गुस्से में थी और वो उदय को कोई मौका नहीं देना चाहती थी। इस बात को 6 साल हो गए थे और इन 6 सालों में जिया ने कभी भी उदय से बात करने की कोशिश नहीं की। हालांकि पिछली बार जब उसने उदय की शक्ल देखी थी तब वो रोशनी के घर पर था। जिया के लिए वो पल किसी सदमे से कम नहीं था। जिया को याद है कि उस दिन वो किस हालत में घर वापस पहुंची थी। जिया फिर से अपने अंदर उस हीन भावना को नहीं लाना चाहती थी, इसलिए वो कुछ सोचकर दोबारा आभा से कहती है, आभा, मैं इस बात की उम्मीद नहीं कर सकती थी कि वो मेरे साथ धोखा करेगा और बार बार उदय मुझे लेकर दूसरों से बात करने की कोशिश करेगा, पर तुझ पर मुझे भरोसा था, लेकिन तूने भी सभी लोगों की तरह मेरा भरोसा तोड़ दिया। तभी आभा कहती है,
मैंने तेरा कोई भरोसा नहीं तोड़ा है। मैं तो सिर्फ उसकी कही हुई बात तुझ तक पहुंचा रही हूँ। अब उसका पूरा गुस्सा मुझ पर निकालकर तुझे क्या मिलने वाला है? ऐसे शब्दों का यूज करके हमारी दोस्ती खराब मत कर। बस मैं तुझे इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि वो जिस तरीके से बात कर रहा था, तुझे एक बार उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। मुझे नहीं पता वो किस गलतफहमी की बात कर रहा है, पर अगर ऐसा कुछ है तो तुझे आधे एक घंटे के लिए उससे मिलने में क्या चाहता है? बाकी जैसा मैंने कहा, ये तेरी जिंदगी है, फैसला भी तेरा ही होगा। जिया कहती है, तुझे क्या लगता है क्या गलतफहमी हो सकती है? मैंने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा था, पर उस वक्त मैं यही सोच रही थी कि वो लड़का जिसके साथ मैंने रोशनी को देखा था, उदय नहीं होना चाहिए। लेकिन जब रोशनी ने मुझे घर बुलाकर उदय से मिलवाया, तब सारी बातें साफ साफ हो गईं। अब तो शायद रोशनी उदय के बच्चे की माँ भी बनने वाली है। और उस दिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा था, क्या वो सपना था? या फिर उदय छत पर जाकर सन बात ले रहा था और अचानक तूफान आया, छत टूट गई, उदय रोशनी के ऊपर गिर गया और मैं यहाँ गलतफहमी का शिकार हो गई, है ना? जिया की बात सुनते ही आभा हंसने लगती है और उससे कहती है, तू सही है यार, हर सिचुएशन का अच्छा खासा निचोड़ निकाल लेती है। वैसे ये सब तूने सीखा कहाँ से है? जिया कहती है, जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, और जब आपके पास मुस्कुराने के लिए कुछ ना हो ना, तो आप अपने गम को ही मजाक बना लेते हो। ये बात सुनकर आभा की हंसी थम जाती है और वो जिया से कहती है, देख जिया, मेरा मकसद तुझे दुखी करना नहीं था। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि कैसे भी तेरी जिंदगी में एक स्टेबिलिटी आ जाए। अभी देख तो, रियल लव स्टोरी तेरे चारों तरफ फैली हुई है। एक तरफ अगस्त है, दूसरी तरफ तेरा वो ब्लाइंडेड जय, और अब ये पुराना प्रेमी भी तुझसे बात करना चाहता है। जिया कहती है, मुझे उदय से तो कोई बात नहीं करनी है, पर तेरी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अब जय और मेरे बीच में कुछ नहीं है। आभा कहती है, अचानक ऐसा क्या हो गया? जिया आभा की बात का जवाब देते हुए कहती है, ज्यादा कुछ नहीं, बस जय की सच्चाई मेरे सामने आ गई और तुझे जानकर हंसी आएगी कि जय गे है। तभी आभा पूछती है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? जिया कहती है, दरअसल मेरा दिमाग पहले से ही खराब था। फिर जय ने मुझे डेट पर चलने के लिए कहा। मैं भी मना नहीं कर पाई क्योंकि एक हफ्ते से मैं उसे टाल रही थी। और फिर जब हम वहां गए तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर वापस आने का फैसला किया। इसी बीच जय भी मौका देखकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चला गया और मैंने उन दोनों को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और मजा खराब कर दिया। आभा कहती है, बेचारा जय, सिक्के के दोनों पहलू के मजे लेना चाहता था, पर तूने तो उससे सब कुछ छीन लिया। जिया कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ स्वीट शॉप में अपने लिए कुछ मीठा खरीदने गई थी। मुझे क्या पता था वहां मुझे स्वीट कपल नजर आएंगे। आभा फिर से जिया की बात पर हंसने लगती है और फिर जिया उसे धक्का देते हुए बिस्तर से नीचे गिरा देती है। कुछ देर तक दोनों के बीच में पिलो फाइट चलती रही। फिर एक बार और आभा अपना पिलो नीचे रखते हुए जिया से पूछती है, वैसे तुझे देखकर लग नहीं रहा है कि तुझे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? मैंने कभी तेरे मुंह से जय के बारे में प्यार भरी बातें नहीं सुनी। हर बार तुम यही कहती रहती थी कि तुझे उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, पर तूने ऐसा कभी अगस्त के बारे में नहीं कहा। क्या तुझे अगस्त पसंद है? जिया आभा की बात को तुरंत नकारते हुए कहती है, देख, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तू अपना बता, पिछले एक हफ्ते से तू लगातार लेट घर आ रही है, लगता है तुझे भी अपनी मंजिल मिल गई है। जिया की बात सुनकर आभा परेशान हो जाती है और जिया उसके चेहरे के भाव को देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ आभा? मैं तो मजाक कर रही थी। आभा कहती है, कुछ नहीं, पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ, ब्लाइंड डेट, और क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में? आभा की बात सुनकर जिया तुरंत आभा से कहती है,
ये तो अपनी मर्जी से कर रही है या फिर आंटी तुझसे करवा रही हैं? और उस लड़के का क्या हुआ जिससे तुम पिछली बार मिली थी? इतना कहते ही जिया को वो दिन याद आ जाता है जब उसने आभा को अपनी फैमिली के साथ उस लड़के की फैमिली से मिलते हुए देखा था। उस वक्त ये साफ नजर आ रहा था कि आभा को किसी दबाव के कारण वहां पर बिठाया गया है। तभी आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है मैं किस वजह से ये सब कर रही हूँ, मुझे तो करना ही है। लास्ट टाइम मैं जिस लड़के से मिली थी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे जिसने रिजेक्ट किया है उसकी शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करती। उसमें ऐसा आभा पूछती है, लेकिन तुझे कैसे पता चला? जिया कहती है, दरअसल मेरा दिमाग पहले से ही खराब था। फिर जय ने मुझे डेट पर चलने के लिए कहा। मैं भी मना नहीं कर पाई क्योंकि एक हफ्ते से मैं उसे टाल रही थी। और फिर जब हम वहां गए तो मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने घर वापस आने का फैसला किया। इसी बीच जय भी मौका देखकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चला गया और मैंने उन दोनों को रोमांस करते हुए पकड़ लिया और मजा खराब कर दिया। आभा कहती है, बेचारा जय, सिक्के के दोनों पहलू के मजे लेना चाहता था, पर तूने तो उससे सब कुछ छीन लिया। जिया कहती है, मैंने क्या किया? मैं तो सिर्फ स्वीट शॉप में अपने लिए कुछ मीठा खरीदने गई थी। मुझे क्या पता था वहां मुझे स्वीट कपल नजर आएंगे। आभा फिर से जिया की बात पर हंसने लगती है और फिर जिया उसे धक्का देते हुए बिस्तर से नीचे गिरा देती है। कुछ देर तक दोनों के बीच में पिलो फाइट चलती रही। फिर एक बार और आभा अपना पिलो नीचे रखते हुए जिया से पूछती है, वैसे तुझे देखकर लग नहीं रहा है कि तुझे इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? मैंने कभी तेरे मुंह से जय के बारे में प्यार भरी बातें नहीं सुनी। हर बार तुम यही कहती रहती थी कि तुझे उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। पर तूने ऐसा कभी अगस्त के बारे में नहीं कहा। क्या तुझे अगस्त पसंद है? जिया आभा की बात को तुरंत नकारते हुए कहती है, देख, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तू अपना बता। पिछले एक हफ्ते से तू लगातार लेट घर आ रही है। लगता है तुझे भी अपनी मंजिल मिल गई है। जिया की बात सुनकर आभा परेशान हो जाती है और जिया उसके चेहरे के भाव को देखकर उससे पूछती है, क्या हुआ आभा? मैं तो मजाक कर रही थी। आभा कहती है, कुछ नहीं, पिछले एक हफ्ते से लगातार मैं अलग अलग लोगों से मिल रही हूँ। ब्लाइंड डेट, और क्या हो सकता है मेरी जिंदगी में? आभा की बात सुनकर जिया तुरंत आभा से कहती है, ये तो अपनी मर्जी से कर रही है या फिर आंटी तुझसे करवा रही हैं? और उस लड़के का क्या हुआ जिससे तुम पिछली बार मिली थी? इतना कहते ही जिया को वो दिन याद आ जाता है जब उसने आभा को अपनी फैमिली के साथ उस लड़के की फैमिली से मिलते हुए देखा था। उस वक्त ये साफ नजर आ रहा था कि आभा को किसी दबाव के कारण वहां पर बिठाया गया है। तभी आभा जिया की बात का जवाब देते हुए कहती है, क्या फर्क पड़ता है मैं किस वजह से ये सब कर रही हूँ, मुझे तो करना ही है। लास्ट टाइम मैं जिस लड़के से मिली थी उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि मुझे जिसने रिजेक्ट किया है उसकी शक्ल भी मैं देखना पसंद नहीं करती। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, पर मेरी माँ ने पता नहीं उससे ऐसा क्या कहा। सच कहूँ तो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, लेकिन ये जो एक हफ्ते से मुझे अलग अलग लोगों के साथ नुमाइश के लिए बिठाया जा रहा है ना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इतना सुनकर जिया आभा को गले लगा लेती है और उससे कहती है, टेंशन मत ले, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर किसी की लाइफ आसान नहीं होती है। तभी जिया के फोन में नोटिफिकेशन आता है और जिया अपना फोन उठाते हुए देखती है कि ये नोटिफिकेशन किसी और का नहीं बल्कि उदय की भेजी हुई रिक्वेस्ट का था। जिया ने अपना फोन तुरंत साइड में रख दिया और उस नोटिफिकेशन को इग्नोर किया। कुछ देर तक वो आभा को कंसोल करती रही। उसके बाद आभा खुद को जिया से दूर करते हुए कहती है, चल तू भी आराम कर, मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ। जिया कहती है, इन सब के बारे में ज्यादा मत सोचना। आभा उसकी बात नोट करते हुए कमरे से बाहर निकल जाती है। आभा के जाते ही जिया भी बाथरूम जाने के बाद अपने बिस्तर पर आकर बैठती है। जिया के दिमाग में
अगस्त को लेकर कंफ्यूजन चल रहा था कि आखिर उसने अब तक जिया को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। लेकिन जिया ने जैसे ही अपना फोन देखा तो उसे फिर से उदय की रिक्वेस्ट नजर आने लगी। दूसरी तरफ अगस्त अपने घर की विंडो के सामने खड़ा था। अगस्त का घर टॉप फ्लोर पर था और वहां से पूरा शहर साफ नजर आता था। इतना ही नहीं, आसमान में चमकते हुए तारे और चांद ऐसे दिखते थे जैसे अगर कोई लंबा हाथ करे तो आसमान छू ले। ऐसा नजारा अगस्त सिर्फ और सिर्फ जिया के साथ देखना चाहता था। तभी उसने अपने दाएं तरफ रखे हुए फोन को उठाया और कॉल लिस्ट में जाकर कॉल करने लगा। अगस्त की नजर जिया के नंबर पर पड़ी। उसने नंबर डायल किया, लेकिन जिया को फोन जाने की जगह पर मशीन का आंसर सुनाई देने लगा। This number is not reachable. तभी अगस्त ने अपना फोन स्विच ऑफ करके साइड में रख दिया और आसमान की तरफ देखने लगा। अगस्त की आंखों को देखकर लग रहा था कि वो अपने साथ जिया की मौजूदगी की उम्मीद कर रहा है और उसके साथ ये नजारा देखने के सपने देख रहा है। जिया ने जब आंख खोली तो सुबह के 9 बज रहे थे। आज सैटरडे था और जिया ने छुट्टी ले ली थी क्योंकि जिया को आज दादाजी के घर पर जाना था। दिल्ली से पटियाला का सफर 6 घंटे का था और जिया ने सुबह जल्दी उठकर निकलने का प्लान बनाया था, लेकिन उसकी नींद ही नहीं खुली। तभी जिया तुरंत बाथरूम में जाकर नहा धोकर तैयार होती है और फिर अपना सामान उठाकर घर से निकल जाती है। बस में चढ़ते हुए जिया एक बार और अपने फोन की तरफ देखती है। वो अगस्त के मैसेज या कॉल की उम्मीद कर रही थी, पर अपने फोन के स्क्रीन पर ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन ना देखने के बाद वो डिसअपॉइंट हो गई। लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि वो ऐसा क्यों महसूस कर रही है। क्या इसकी वजह ये तो नहीं कि इस हफ्ते हर शाम उसने अगस्त के साथ गुजारी थी और कल कुछ ऐसा हुआ कि जिस कारण उसे अगस्त से झूठ बोलना पड़ा। लाख कोशिश करने के बाद भी जिया अपने गेट से बाहर नहीं आ पा रही थी। तभी उसने बस की विंडो पर अपना सर रख दिया और बस चलने लगी। पटियाला बस स्टेशन पर दादाजी उसे लेने आए थे। दादाजी को देखकर जिया बहुत खुश होती है और उन्हें गले से लगा लेती है। दादाजी के चेहरे के एक्सप्रेशंस बता रहे थे कि वो जिया को हमेशा के लिए अपने साथ पटियाला में ही रखना चाहते हैं। हालांकि ये लड़ाई उन लोगों ने बहुत बार लड़ी थी, लेकिन उन्हें मोहिनी के सामने हार माननी ही पड़ी। जिया को वो दिन याद था जब उसके पापा को मोहिनी से डाइवोर्स लेना था। तब रोशनी की माँ झगड़ा करने उनके घर पर आई थी और उसने मोहिनी को धक्का देकर सीढ़ियों से गिरा दिया था। हालांकि इस बात को लेकर मोहिनी ने पुलिस में रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और हॉस्पिटल का बिल बढ़ने के कारण उनके सारे पैसे खत्म हो गए। आखिरकार जब डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा तो मोहिनी के पास उस वक्त बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। तभी जिया के पापा ने मोहिनी के सामने ये शर्त रखी कि अगर वो डाइवोर्स पेपर में साइन कर देगी तो वो मोहिनी के इलाज का सारा बिल भर देंगे। मोहिनी इस बात के लिए राजी नहीं होना चाहती थी। वो लगातार यही कह रही थी कि मैं डाइवोर्स देने की जगह मरना पसंद करूंगी। लेकिन उस वक्त दादाजी ने ही मोहिनी को जिया की शक्ल दिखाकर समझाने की कोशिश की और जिया की वजह से मोहिनी ने अपने घुटने टेक दिए। हालांकि मोहिनी के दिमाग में ये बात कई सालों तक घूमती रही और हर गुजरते साल के साथ वो पहले से ज्यादा मजबूत और जिद्दी होती चली गई। दूसरी तरफ दादाजी और जिया घर पहुंच चुके थे। हालांकि रास्ते में आते हुए उन दोनों के बीच में मोहिनी और उसके पापा के डाइवोर्स के बारे में कई सारी बातें हुई। तभी जिया दादाजी से कहती है, दादाजी जो हुआ सो हुआ, अब हमें ये सब भुला देना चाहिए। क्या जिया और दादाजी जैसे ही अंदर जाते हैं, दादी ने उन दोनों के लिए चाय और नाश्ता तैयार करके रखा था। जिया दादी को गले मिलते हुए हालचाल पूछती है। फिर तीनों सोफे पर बैठकर चाय समोसे खाते हुए बातें करने लगते हैं। इसी दौरान जिया बार बार अपने फोन पर देख रही थी और इस बात की उम्मीद कर रही थी
कि शायद अगस्त उसे कोई मैसेज करे, क्योंकि कल रात से अभी तक अगस्त ने उसे कोई भी मैसेज नहीं किया था। तभी दादी जिया से पूछती है, और बेटा, तुम्हारी माँ कैसी है? जिया कहती है, माँ अच्छी है दादी, और आपको याद कर रही थी। कुछ ही दिन में उनका दूसरा ऑपरेशन भी हो जाएगा, फिर वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। उसके बाद मैं उन्हें आपसे मिलाने लेकर आऊंगी। ये सुनते ही दादी खुश हो जाती हैं और तभी जिया से कहती हैं, बेटा, क्या तुझे भूख लगी है? मैं खाना बना देती हूँ। जिया कहती है, नहीं दादी, दिन का खाना मैंने जब बस रुकी थी तब खा लिया था। बस मैं नाश्ता करके फ्रेश होकर आंगन में बैठूंगी। पटियाला में जिया के दादा दादी उनके बड़े से घर में रहते थे और वहाँ दिल्ली की तरह भीड़ भाड़ की आवाज भी नहीं आती थी। इसीलिए जिया शांत बैठकर खुद के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहती थी। उसने अपना नाश्ता खत्म करके जैसे ही अपना सामान कमरे में रखा, वैसे ही वो नहा धोकर आंगन की तरफ चली गई। दादाजी ने आंगन में हर सीजन के फल लगाए थे और पेड़ों की अधिकता होने के कारण दिन भर चिड़िया चहचहाती रहती थी। शाम का टाइम था, लेकिन सूरज ढलने में अभी भी वक्त बाकी था। इसलिए जिया ने इत्मीनान से अपनी नॉवल निकाली और उसे पढ़ने लगी। पर कुछ ही लाइनें पढ़ने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसका मन नॉवल की कहानी में नहीं, बल्कि अपनी असल जिंदगी में हो रहे उतार चढ़ावों में अटका हुआ है। जिया ने फिर नॉवल को टेबल के कोने पर रख दिया और गार्डन में यहाँ वहाँ टहलने लगी। अचानक उसे अपने फोन की घंटी सुनाई दी, जिसे सुनते ही न जाने क्यों जिया खुद को रोक ही नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो इतनी देर से फोन बजने का ही इंतजार कर रही थी। वो दौड़कर फोन के पास गई तो उसने बिना फोन की स्क्रीन देखे फोन उठा लिया। जैसे ही उसने हेलो कहा, उससे पहले ही दूसरी तरफ से उसे गाने की आवाज सुनाई देने लगी और जब तक कि मशीन बोलना शुरू करती, जिया ने गुस्से से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। उसके चेहरे पर मायूसी छा गई और उसने अपने कदम फिर से गार्डन की तरफ मोड़ लिए, लेकिन उसकी चाल में पहले से अंतर आ चुका था। अब जिया धीमे धीमे पैर उठाकर चल रही थी। तभी सूरज की डूबती हुई लाल किरणों से आसमान का रंग पीला हो चुका था। जिया ने नजर उठाई और आसमान की तरफ देखा, फिर लंबी सांस लेते हुए अपनी सारी परेशानियों को हवा की तरह उड़ाते हुए मुस्कुराने लगी। जिया अपने दादा दादी से सिर्फ एक दिन के लिए मिलने आई थी। सूरज ढलते ही ठंड भी बढ़ गई थी। तभी दादी जिया को अंदर आने के लिए कहती है और जिया के अंदर आते ही उसे शॉल ओढ़ा देती है। जिया दादी का प्यार देखकर दादी से कहती है, आप कभी नहीं बदलोगी ना? दादी मुस्कुराते हुए कहती है, अब हमारी उम्र कहाँ है बदलने की। अब तो हम दिन प्रतिदिन, तेरे दादा और मैं, एक जैसे होते जाएंगे, है ना? उस समय एक बार और जिया और दादा दादी ने साथ में चाय पी और फिर डिनर भी किया। सुबह होते ही दादाजी ने जिया को दिल्ली जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया। जैसे ही जिया दिल्ली कश्मीरी गेट पहुंची तो उसकी आंख खुली। तब कंडक्टर सबको उठाने के लिए चिल्ला रहा था, उठो उठो, दिल्ली आ गया दिल्ली। बाकी सभी यात्रियों के साथ जिया ने भी अपना सामान बाहर निकाला। जैसे ही जिया आईएसबीटी से बाहर आई तो उसके फोन की घंटी बजी। इस बार जिया ने बेमन से अपना फोन बाहर निकाला और फोन की स्क्रीन अपनी तरफ घुमाई। ये अगस्त का फोन था। जिया ने तुरंत फोन उठाकर कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने मजबूरी में झूठ बोला था। जिया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अगस्त ने उसकी बात काटते हुए सीधे शब्दों में कहा, तुम कहाँ हो? ये सुनकर जिया को हैरानी हुई कि कोई इंसान इतना निर्दय कैसे हो सकता है। कम से कम अगस्त को उसे बात तो पूरी करने देनी चाहिए थी। जिया आज कोई झूठ नहीं बोलना चाहती थी।
इसलिए उसने अगस्त की बात का सीधा जवाब दिया, मैं कश्मीरी गेट पर हूँ। जिया की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अगस्त ने तुरंत झटके से कहा, ठीक है, मैं 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। इतना कहते ही अगस्त ने फोन रख दिया। अचानक फोन डिस्कनेक्ट होने की आवाज जिया के कान में आती है और वो अपने कान से फोन को अलग करते हुए हैरानी से फोन की स्क्रीन की तरफ देखती है और मन ही मन सोचती है कि आज तक उसने जितनी भी नॉवेल्स पढ़ी थी उसमें सीईओ का कैरेक्टर एकदम खड़ूस, मतलब जिद्दी या फिर अपने ही गुरूर पे रहने वाला क्यों दिखाया जाता है। शायद उन सब नॉवल राइटर्स का इंस्पिरेशन अगस्त जैसा ही कोई इंसान देखकर आता होगा और इसलिए वो एकदम अगस्त के जैसा ही कैरेक्टर अपनी राइटिंग पे डाल देते होंगे। ये सब सोचते हुए जिया सबवे से दूसरी तरफ निकल रही थी कि तभी उसे अपनी माँ की याद आती है और अपनी माँ को मैसेज करते हुए जिया लिखती है, माँ, पटियाला में मेरा दिन काफी अच्छा गुजरा। दादा दादी आपको याद कर रहे थे। मैं शाम को नोएडा पहुंचकर आपको फोन करूंगी। अपना फोन जेब में रखते ही जिया आगे बढ़ती है और सबवे से बाहर आती है। You are losing almost. तभी जिया की नजर बेंटले कार पर पड़ती है। लगातार लाइन से लगी वैगनार्स, ऑल्टो और इनोवा की दूसरी तरफ बेंटले कार ऐसे खड़ी थी जैसे किसी नकली ज्वेलरी शॉप में असली डायमंड रखा हो। वहां खड़े ज्यादातर लोग उस कार के बारे में बातें कर रहे थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो जा जाकर कार के साथ अपनी फोटो खींच रहे थे। जिया अगस्त की इस हरकत को देखकर मुस्कुराने लगती है और मन ही मन सोचती है कि अगस्त ने मुझे कहा था कि मैं 5 मिनट में पहुंचूंगा, पर यहाँ उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वो 1 घंटे से मेरा इंतजार कर रहा होगा। जिया तुरंत अगस्त की तरफ ना आकर कुछ देर वहीं खड़ी रहती है और उन लोगों की हरकतों को देखती है जो कार के साथ खड़े अपनी पूरी फैमिली का फोटो ले रहे थे। तभी जिया के मन में ये भी ख्याल आता है कि इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ इस जगह पर आकर इंतजार उसका कर रहा है। इसका मतलब जिया अगस्त के लिए कुछ तो मायने जरूर रखती है। तभी जिया अपना ट्रॉली बैग लेते हुए अगस्त की कार की तरफ बढ़ती है और जैसे ही वो दरवाजे के बीच के पास पहुंचती है तभी आसपास के लोग आकर उसे घेर लेते हैं। उस वक्त सब लोग ये जानना चाहते थे कि आखिरकार कार के अंदर बैठा कौन है, क्योंकि टिंटेड ग्लास होने की वजह से अंदर बैठे हुए इंसान का चेहरा नजर नहीं आ रहा था। जिया एक पल के लिए पीछे मुड़ी और उसने देखा कि उसके पीछे कम से कम 20-25 लोग खड़े थे जिन्हें जिया से कोई लेना देना नहीं था। वो सिर्फ अगस्त की शक्ल देखना चाहते थे। अगस्त भी कार के अंदर बैठा लोगों की हरकतों को देख रहा था। तभी उसने अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया और हल्के से पीछे का दरवाजा खोला। जिया तुरंत पीछे की सीट पर अपना सामान रख देती है और खुद आगे जाकर वो कार में बैठ गई। कार का दरवाजा बंद होते ही वहां खड़े सभी लोग निराश होकर वापस चले गए। अंदर बैठते ही जिया अगस्त की तरफ देखती है और अगस्त कार स्टार्ट करता है। तभी अगस्त की नजर गाड़ी के सामने खड़े दो न्यूली मैरिड कपल पर पड़ती है। वो दोनों अगस्त की कार के साथ अपनी सेल्फी ले रहे थे। उनको देखकर अगस्त ने स्टीयरिंग से अपना हाथ पीछे हटा लिया और जिया ये देखकर मुस्कुराने लगी। तभी अगस्त जिया से कहता है, वैसे मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ, पर तुम्हें तो मेरी इस बात पर भरोसा भी नहीं होगा, है ना? जिया शरारती हंसी में हंसते हुए ना में सर हिलाती है। तभी अगस्त सीट पर अपना सर टिकाते हुए आंखें बंद करके कहता है, क्या तुम्हें कभी भी मेरी किसी बात पर भरोसा होगा या नहीं, या फिर मैं ऐसे ही मर जाऊंगा? जिया बिना कुछ कहे उसे देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी अगस्त जिया से अपनी नजर हटाकर गाड़ी के आगे देखता है। अब तक वो कपल वहां से जा चुका था जो गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा रहा था। इसीलिए अगस्त ने कार स्टार्ट की और दोनों कश्मीरी गेट से बाहर निकल गए। संडे का दिन होने की वजह से सड़कों पर ट्रैफिक कम था, फिर भी अगस्त धीरे धीरे कार चला रहा था और लगातार जिया की तरफ देख रहा था।
जिया मन ही मन सोच रही थी कि क्या अगस्त को जय के बारे में पता चला होगा। हालांकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि अब अगस्त जय या जिया के बारे में क्या सोचता है, लेकिन अगस्त के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि शायद वो सारी चीजें जान चुका है, क्योंकि वो आज से पहले कभी भी इतना खुश नहीं था। कुछ देर की चुप्पी के बाद अगस्त ने अपना रेडियो ऑन किया। उस वक्त रेडियो में एक रोमांटिक गाना बज रहा था। जिया और अगस्त दोनों के मन में उस गाने का हर अंतरा एक दूसरे के लिए एक एहसास जगाने लगा था। अचानक रेडियो जॉकी कहता है, अगर आपको अपने पार्टनर को दिल की बात कहनी है तो आप उससे लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकते हैं। हमारा अगला गाना है उन सब कपल्स के लिए जो अभी लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले हैं। ये सुनते ही जिया रेडियो बंद कर देती है। तभी अगस्त उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या हुआ, रेडियो क्यों बंद कर दिया? वैसे इस रेडियो जॉकी का सजेशन भी तुम पर कोई काम नहीं करने वाला है ना? आखिर तुम सोचते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मैं हमेशा झूठ बोलता हूँ? जिया अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं देती। अगस्त फिर से कहता है, या फिर तुम्हें ये लगता है कि सारे अमीर बेकार ही होते हैं? ये सुनते ही जिया हंसने लगती है और अगस्त से कहती है, मिस्टर अगस्त, आपको मुझे कुछ भी गैस करवाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बस आपसे यही कहूंगी कि कुछ पल के लिए ना आप सच झूठ भरोसा शक ये सब कुछ भूल कर ना सिर्फ और सिर्फ इस पल को जी नहीं सकते। अगस्त जिया का इशारा समझ गया था, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमाते हुए चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है। जिया अपना सर सीट पर टिका देती है और आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद अगस्त मुड़कर जिया की तरफ देखता है। वो एक छोटे बच्चे की तरह चैन की नींद सो रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उस वक्त अगस्त उसे किस करना चाहता था, पर उसने अपने दांतों तले होंठ दबा लिए। जैसे ही कार हाईवे की तरफ बढ़ी, वैसे ही जिया के चेहरे पर सूरज की रोशनी सीधी पड़ने लगी। अगस्त उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने उसके चेहरे के ऊपर अपनी हथेली रखकर तब तक छांव देने की कोशिश की जब तक कि गाड़ी हाईवे से नीचे नहीं उतरी। शाम का टाइम था, अब सूरज की रोशनी का रंग भी बदल चुका था। जिया का चेहरा उस पीली लाइट में और भी सुंदर लग रहा था। अगस्त एक पल के लिए साइड में गाड़ी रोककर जी भर कर जिया को देखना चाहता था। क्या जिया अगस्त से अपने प्यार का इजहार? अगस्त कुछ देर तक जिया की तरफ देखता ही रहा। फिर उसने जिया का हाथ पकड़ लिया और अपनी उंगलियां उसके हाथ की उंगलियों के बीच में फंसा दी। अगस्त ने ये सब इतनी खूबसूरती से किया कि जिया की नींद ही नहीं खुली। कुछ देर बाद जिया के फोन की घंटी बजने लगी। रिंगटोन सुनते ही जिया झटके से उठी और उसकी नजर अपने हाथ की तरफ गई। हालांकि अगस्त की इस हरकत पर उसे गुस्सा आया, पर उसने अपने चेहरे पर गुस्से के एक्सप्रेशंस नहीं आने दिए। तभी उसने दूसरे हाथ से अपने पर्स को उठाया और उसमें से फोन निकालकर जब फोन की स्क्रीन को देखा तो ये मिसेस नायडू का कॉल था। फोन उठाते ही मिसेस नायडू कहती हैं, हेलो जिया, कैसी हो तुम? और दादा दादी के यहाँ ट्रिप कैसा चल रहा है? जिया कहती है, बहुत ही अच्छा था। इतने टाइम बाद उनसे मिलकर बहुत अच्छा महसूस हुआ। हमने बहुत सारी बातें की और मैंने एकांत में काफी अच्छा टाइम बिताया और अब मैं वापस आ गई हूँ। मिसेस नायडू कहती हैं, सुनकर अच्छा लगा और सॉरी जिया, मैं तुम्हें कल फोन करना भूल गई। दरअसल हम लोग कुछ दिनों के लिए तमिलनाडु आए हैं, इसलिए क्लासेस के लिए आने की जरूरत नहीं है। जब हम वापस आएंगे तो तुम्हें फोन कर देंगे। अपना ध्यान रखना। इतना कहते ही मिसेस नायडू ने फोन रख दिया। जिया अपने हाथ की उंगलियों की तरफ देखकर अगस्त के बारे में सोचने लगी कि उसने बिना पूछे जाने उसका हाथ क्यों पकड़ लिया। हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि पहले ही अगस्त जिया को 2-3 बार किस कर चुका था, इसलिए उसने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की। जिया ने अपना चेहरा खिड़की की तरफ मोड़ लिया और आते जाते गाड़ियों को देखने लगी। अगस्त की कार सिग्नल पर आकर रुकी। अचानक जिया अगस्त की तरफ देखकर कहती है,
उस दिन मेरी यूनियन पार्टी नहीं थी। जिया की बात खत्म होने से पहले ही अगस्त कहता है, हाँ ये बात मुझे पता है। जिया अगस्त का जवाब सुनते ही खुद को कोसने लगती है और मन ही मन सोचती है, जरूर तुम्हें तो पता ही होगा, क्योंकि उस दिन अगस्त ने जिया और जय को वेस्ट गेट मॉल की पार्किंग पर देख लिया था। लेकिन अगस्त जिया से कहता है, जब तुमने मुझे फोन करके बताया कि तुम रीयूनियन पार्टी में जा रही हो, तब मैं विंडो के सामने खड़ा था। मैंने तुम्हें ऑफिस से बाहर निकलकर जय की कार में बैठते हुए देख लिया था। ये बात सुनते ही जिया की आंखों के सामने उस दिन के सभी इंसिडेंट होने लगते हैं और जिया मन ही मन अगस्त को गाली देकर कहती है, अगर उस दिन मुझे ऑफिस के बाहर देख ही लिया था तो फिर मेरा पीछा करने की क्या जरूरत थी। साथ ही जिया को खुद पर भी गुस्सा आता है कि वो अगस्त को लेकर इतना गिल्ट फील क्यों कर रही है। अगर उसने उसे जय के साथ देख भी लिया था तो इसमें क्या फर्क पड़ता है, अगर जिया का बॉयफ्रेंड नहीं है। जिया अपनी सोच में डूबी हुई थी। तभी अगस्त जिया के हाथ को सहलाते हुए पूछता है, क्या आज तुम फ्री हो जिया? तुरंत जिया अगस्त को हाँ में जवाब देना चाहती थी। फिर भी उसने कुछ देर सोचा कि शायद यही एक तरीका है जिससे वो अपने गिल्ट को कम कर सकती है। लेकिन हाँ बोलने से पहले जिया इतनी गहरी सोच में थी कि अगस्त ने उसकी तरफ देखा और उससे कहा, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कहीं तुम इस बात को सोचकर तो नहीं घबरा रही कि तुम मेरे पीठ पीछे जय से मिलने गई और मैंने तुम्हें पकड़ लिया? अगस्त की बात सुनते ही जिया चौंक उठी और उसे हंसी आने लगी। तभी अपनी बात का जवाब देते हुए वो कहती है, आज मैं फ्री हूँ, बताइए क्या काम है? अगस्त जिया के चेहरे के भाव को देखकर कहता है, जिया क्या तुम जय के साथ भी इसी तरह शर्माती हो? जिया अगस्त की बात का कोई जवाब नहीं देती और मन ही मन सोचती है कि उसने जय के साथ ऐसा कभी महसूस ही नहीं किया। वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी निभाने के लिए उससे मिल रही थी। जब भी जय उसे फोन करता था वो हमेशा भगवान को याद करने लगती थी कि आखिरकार उसने उसे फोन क्यों किया। वो तो अच्छा हुआ कि जय गे निकला, नहीं तो जिया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो जय से अपना पीछा कैसे छुड़वाए। पर अपने इस एहसास को जिया अगस्त के साथ नहीं बांटना चाहती थी, लेकिन उसके चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि जय और उसके बीच में कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। तभी जिया को याद आता है कि जब उसने कार चलाते समय जिया के हाथ में हाथ रखा था, तब जिया को बड़ा अजीब महसूस हो रहा था। एक पल के लिए जिया अपना हाथ खींच लेना चाहती थी, लेकिन उसने अपनी माँ का लिहाज करते हुए अपना हाथ पीछे नहीं लिया। तभी अगस्त एक बार और जिया की तरफ देखकर कहता है, जिया तुम ऐसे क्यों शर्मा रही हो? ये सुनते ही जिया को और शर्म आने लगती है। तभी अगस्त कहता है, क्या जय के साथ भी तुम ऐसे ही शर्माती हो? जिया उस पल अगस्त को जय और उसके बारे में सब कुछ बताना चाहती थी कि उस दिन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ था। सिर्फ एक बार जय ने उसका हाथ पकड़ा था, वो भी गलती से। जिया ने सोचा कि अगस्त का क्या लेना देना इतना इन सब बातों से और वो उसे ये सब कुछ क्यों बताए। इसलिए जिया अगस्त को छेड़ते हुए कहती है, हाँ ये तो होता ही है गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में, इसमें कौन सी अलग बात है। ये सुनते ही अगस्त ने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कुछ देर तक चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। उसके बाद एक गहरी विचार के साथ अगस्त ने जिया से पूछा, जिया तुम्हारा और जय का रिश्ता कितनी दूर तक पहुंचा है? उम्मीद करता हूँ तुम मेरे सवाल को समझ जाओगी। तभी जिया मन ही मन कहती है कि इसमें ना समझने वाली क्या बात है, जब इतना कुछ बोल ही चुकी हो तो ये भी पूछ लेते कि तुम उसके साथ कितनी बार सोई हो। और अगस्त के इस सवाल ने जिया की गलतफहमी को भी दूर कर दिया कि शायद अगस्त को जय के गे होने के बारे में नहीं पता है। जिया कहती है, आप कैसा सवाल पूछ रहे हो? ये सब तो आम बात है, जितनी बार भी हम मिलते हैं हर बार हमारे बीच में वो सब कुछ होता है जो एक कपल के बीच में होना चाहिए। जिया का ये जवाब अगस्त को चुप करा देता है और अगस्त के चेहरे की मुस्कुराहट पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब अगस्त सिर्फ रोड की तरफ देखकर गाड़ी चला रहा था। हालांकि दूर से देखने में ऐसा लग रहा था कि अगस्त का पूरा ध्यान अपनी ड्राइवरी में है, पर जिया ये समझ सकती थी कि अगस्त इस वक्त क्या सोच रहा है,
क्योंकि अगस्त की हर हरकत में उसके अंदर की जलन नजर आ रही थी। लेकिन जिया ने भी अगस्त से कोई बात नहीं की। वो ये